आज जैसे प्रताप बाबूराव सरनाईक बहुत बड़बोले विधायक हैं शिवसेना के, उनके बेटे और उनके दूसरे 10 ठिकानों के ऊपर मुंबई में, ठाणे में, पुणे में, सब जगह पर छापेमारी हुई है। और उस छापेमारी में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं या बाकी सब चीज़ें मिली हैं, अभी ईडी उसको रिवील करेगी। और उनके बेटे को भी विहांग को पकड़कर वो ले गए हैं, पुणे लेकर गए हैं। अब वो तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन आप ये देखिए कि कल जब परसों एनसीबी के ऑफिसर के ऊपर जब हमला होता है तो ये संजय राउत, ये महाराष्ट्र सरकार के बाकी मंत्री, ये सब मुंह में दही जमाकर बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। अभी तक उनका एक भी रिएक्शन नहीं आया उस बात के ऊपर कि उसको मारा जाना गलत था, उसके ऊपर हमला गलत था, या हम इसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज जैसे ही खुद पर चोट पड़ी तो 5 मिनट के अंदर संजय राउत एकदम मीडिया के सामने प्रकट हो गए। और प्रकट होकर बोलते क्या हैं कि ये केंद्र सरकार की मिली भगत है, ये ईडी का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, हमारे विधायकों को डराया जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, ये हमारी सरकार को गिराने की साजिश है। अरे भाई, कोई संजय राउत जी से पूछे कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के आपके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उसमें जो माल बरामद हो रहा है, तो ये आपकी सरकार गिराने की कार्रवाई नहीं है। सरकार गिराने की तैयारी तो आपने खुद ही कर रखी है। कुछ ईडी कुछ नया नहीं कर रही है। ईडी को जो मसाला मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वहाँ पर, और वो जो ड्रग माफिया का पूरा एक सिंडिकेट वहाँ पर चल रहा है, आईएसआई के सहयोग से चल रहा है, देश विरोधी ताकतों के सहयोग से जो वहाँ पर सारा काला काला कारोबार जो चल रहा है वहाँ पर, तो उसके चलते वो अपनी करनी खुद ही भुगत रहे हैं। इसमें ईडी क्या करेगी और केंद्र सरकार क्या करेगी? अब जैसे कांग्रेस के एक नेता संजय निरुपम जी, जिन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरू हुआ है, कई सारे ऐसे शिव सैनिक हैं जो कि भ्रष्टाचारी हैं। तो अब सोशल मीडिया पे एक तस्वीर वायरल हो रही है जहाँ पे ये जो नेता हैं, एमएलए हैं, इनके बेटे के साथ आदित्य ठाकरे की फ़ोटो मतलब वायरल हो रही है। तो हम यहाँ से ये समझें कि वो जो शिव सैनिक हैं, संजय राउत जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हम अपने एमएलए के साथ हैं, तो ये जो शिव सैनिक जो इन्होंने बोला है कि भ्रष्टाचारी हैं, इनके ऊपर कहीं इशारा है क्या? देखिए, ये संजय राउत हों या संजय निरुपम हों, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। अब इनसे पूछिए, वो कह रहे हैं शिव सैनिक भ्रष्ट हैं या शिव सैनिक इन्वॉल्व हैं, तो अरे भाई संजय निरुपम जी, आपको अगर वो सरकार में इतना ही भ्रष्टाचार नजर आ रहा है या शिव सैनिकों में इतनी खराबी नजर आ रही है, तो समर्थन वापस ले लीजिए, गिरा दीजिए सरकार। कैसे ले लेंगे? अभी तो अगस्ता वेस्टलैंड उनके भी तो उस पार्टी तो बस फिर वही तो मैंने कहा, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब अपने ऊपर बात पड़ती है तो बचाने के लिए संजय राउत खुद को आ जाते हैं। जब कांग्रेस में कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनके ऊपर अगर अर्नब कुछ बोल देते हैं तो संजय निरुपम बाहर निकल कर आ जाते हैं। मतलब क्या गोरख धंधा है? आप खुद तो दूध के धुले हैं और दूसरा कोई भी है तो वो चोर, तो ऐसा तो नहीं चलता ना। तो संजय निरुपम का ये कहना कि भाई कुछ शिव सैनिक भ्रष्ट हैं, अब ये कुछ में उनका इशारा अपने नाम राशि संजय राउत की तरफ है या किसी और की तरफ है, इसका खुलासा तो संजय निरुपम को करना ही चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाकर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में वो बच के नहीं जा सकते। उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो आपने कुछ शब्द प्रयोग किया, ये कुछ कौन है? ये संजय निरुपम जी को बताना ही पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि हवा में आपने बात छोड़ दी और उसके बाद आप कयास लगाते रहो। पब्लिसिटी आपकी हो गई, पब्लिसिटी हो गई और आपने अपना नंबर कमा लिए, मीडिया में आ गए, 4 जगह पर चेहरा दिख गया। ये होती है ना नेताओं को छपास की और दिखास की बीमारी। अच्छा। पहले कुछ नेता यूज किया करते थे, एक छपास की बीमारी होती है कि उनको अखबार में छपना है कुछ भी उल जलूल बोलकर। उसके बाद दिखास की बीमारी शुरू हो गई कि भाई चैनल पर नजर आना है। अब नजर आने के लिए आप कुछ भी बोलते रहिए, तो वही काम संजय निरुपम कर रहे हैं। ये छपास और ये जो दिखास की बीमारी है, कहीं ये शिवसेना के लिए भारी तो नहीं पड़ गई है? सर, मैं ये समझना चाहूँगी आपसे, जिस तरीके से संजय निरुपम जो कि उनके पार्टी के गठबंधन में हैं, उनके साथ उन्होंने सरकार बनाई हुई है, तो अगर कोई पार्टी का गठबंधन का जो कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर आके ऐसी बातें करता है मीडिया के अंदर, तो क्या जो कार्रवाई है वो स्ट्रिक्ट रूप से जो है शिवसेना प्रमुख के ऊपर भी हो सकती है? देखिए, पर्टिकुलरली अब इसमें शिवसेना प्रमुख होंगे या उनके जो संजय निरुपम जी ने कहा कुछ शिव सैनिक हैं, अब ये तो वही बता सकते हैं कि उस कुछ में शिवसेना के प्रमुख
उद्धव ठाकरे भी हैं या नहीं, लेकिन जो भी हो आपको क्या आज लगता की है? अब मैं आपका व्यक्तिगत विचार जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, क्या शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, हाल ही में आपने खबर सुनी होगी उनकी वाइफ के बारे में, रश्मि ठाकरे के बारे में, कि लैंड का एक घोटाला जो है, जमीन का घोटाला सामने आया था, क्या लगता है ईडी वो भी एक एंगल लेके जांच पड़ताल कर सकती है? देखिए, वो चीज़ तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो वो ईडी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी ही करेगी, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने अर्नब गोस्वामी को उस आत्महत्या के लिए उकसाने वाले केस में, जो कि बंद हो चुका था, क्लोजर रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके अंदर फंसाया। अब उसके अंदर फंसाकर उनको वहाँ से सत्र न्यायालय से न्याय नहीं मिला, हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला, वो अपने लिए न्याय लेने के लिए दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाकर वो तो बाहर आ गए। वो सक्षम थे, उन्होंने हरीश साल्वे जैसे बड़े वकील को हायर किया, वो तो बाहर आ गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद जब फर्दर जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने जब किरीट सोमैया, उन्होंने जब इस बात को रिवील किया कि भैया जिन्होंने आत्महत्या की थी उनकी पत्नी के तो व्यापारिक संबंध है उद्धव ठाकरे की पत्नी के साथ, और उद्धव ठाकरे जी की जो पत्नी हैं वो मुंबई में कोई अभी से नहीं, जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे उस वक्त भी वो सुर्खियों में रहती थी। शायद बाला साहब ठाकरे का समय आपको याद हो या ना हो, लेकिन मुंबई के, महाराष्ट्र के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब माननीय बाला साहब ठाकरे जिंदा थे तो उस वक्त उनके बाद ठाकरे परिवार में 2 ही नाम लिए जाते थे, एक उद्धव ठाकरे जी की पत्नी रश्मि ठाकरे और दूसरे राज ठाकरे। उद्धव ठाकरे को कौन जानता था? ये तो अपने अंतिम समय में इनके पता नहीं पारिवारिक कुछ इन्होंने अपने पिता के ऊपर दबाव डाला या कुछ इमोशनल ब्लैकमेलिंग करी, तो ये शिवसेना के अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो गए। अदरवाइज पूरा महाराष्ट्र जानता है कि बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद वाकई में अगर उनकी कुर्सी का कोई उत्तराधिकारी था, वास्तविक उत्तराधिकारी था, तो वो राज ठाकरे थे, उद्धव ठाकरे नहीं थे। ये जो उनकी पत्नी का नाम आ रहा है, तो वो घोटाला तो जमीन का हुआ ही है, लेन देन भी हुआ है। तो अब आप खुद सोचिए कि वो महिला जो कि शरद पवार के पास जाती हैं, अपनी बेटी के साथ जाती हैं, बहुत बढ़िया खुशनुमा माहौल में फ़ोटो खिंचवाती हैं, और अगले ही दिन अर्नब के ऊपर केस दर्ज हो जाता है और कहा यह जाता है कि वो बेचारा कर्जे में डूबा हुआ था। अब वो व्यक्ति जो कर्जे में डूबा हुआ था, आप स्वयं सोचिए, आपने कभी आज तक कोई ऐसा आत्महत्या का केस सुना है जहाँ किसी परिवार ने आत्महत्या करी हो? बहुत किस्से आते हैं कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ आर्थिक तंगी या किसी भी चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। कभी आपने सुना है कि किसी बेटे ने अपनी माँ के साथ आत्महत्या करी हो? और इस केस में भी ये वाली बात तो रिवील हो चुकी है कि उस व्यक्ति ने पहले अपनी माँ का खून किया, उसको मर्डर किया, उसके बाद उसने आत्महत्या की, लेकिन उनकी पत्नी अभी तक खुली घूम रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने आत्महत्या क्यों नहीं की, मैं बिल्कुल ऐसा, मेरा कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु या उसकी आत्महत्या बड़ी रहस्यमय परिस्थितियों में हुई है, इसी तरह से उसने भी जब अपनी माँ के साथ आत्महत्या की, और इनकी पत्नी आज जो जिस तरह से राजनीतिक अपना पूरा खेल खेल रही हैं और स्मिता ठाकरे के साथ उनका नाम आ रहा है, और ये एनसीपी के जो लीडर हैं शरद पवार, इनके साथ उनका बहुत बढ़िया संबंध सामने आ रहा है, तो जांच उस चीज़ की भी होनी चाहिए कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या की तो किन परिस्थितियों में की। अब ईडी का जो सुई है वो रश्मि ठाकरे की तरफ घूमना चाहिए। अगर हम संजय निरुपम के बयान को भी अगर हम गंभीरता से लें, अगर हम ये बात सोचें शिव सैनिक, और अगर मैं आपकी बात को इसमें जोड़ दूं, आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे के समय अगर कोई शिव सैनिक 2 जिनका नाम लिया जाता था तो वो रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे हैं। राज ठाकरे तो भाई अपनी एमएनएस पार्टी लेकर अलग हो चुके हैं, तो बचे एक रश्मि ठाकरे। तो क्या अब ईडी की जो सुई है वो रश्मि ठाकरे पे जा सकती है? किरीट सोमैया का बयान लेकर के उन्होंने दस्तावेज भी सोशल मीडिया पे डाले थे, क्या लगता है आप? देखिए, उनकी तरफ ईडी की सुई क्या, सीबीआई की सुई भी जाएगी। अच्छा, क्योंकि किरीट सोमैया फेमस ही इस चीज़ के लिए हैं कि वो जो भी बात करते हैं, जो भी मामला सामने लाते हैं, वो तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, प्रमाणों के साथ लाते हैं। बिल्कुल। किरीट सोमैया ने अपनी जो भी बात की है
वो तथ्यात्मक बात कही है, तर्कात्मक बात कही है और सबूतों के साथ कही है। तो ये तो 4 दिन की चांदनी है इनके लिए। देखिए, आज नहीं तो कल सीबीआई और ईडी दोनों का शिकंजा इस परिवार के ऊपर कसना है, ये तय है। फिर क्या जवाब देंगे संजय राउत जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो इस समय कह रहे हैं कि हम जो है अपने एमएलएस के साथ हैं, तब ये भी कहेंगे कि हम जो है अब रश्मि ठाकरे के भी साथ हैं। भाई अगर कहें, पार्टी की इज्जत कैसे बचाएंगे? पार्टी की इज्जत कहाँ से बचाएंगे? पार्टी की इज्जत तो इन्होंने उसी दिन मटिया मेट कर दी थी। बाला साहब ठाकरे की इज्जत धूल धूसरित कर दी थी, मिट्टी में मिला दी थी, जिस दिन इन्होंने पाल घर के संतों की हत्या के मामले में अपनी पुलिस को चुपचाप बैठा रहने दिया था। पुलिस के सामने जब संतों की हत्या हुई तो वो बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी, एक अकेले वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिरने पर कहा कि हाँ, मुझे गर्व है कि बाबरी मस्जिद गिरी है। तो ऐसे व्यक्ति का नाम और ऐसी शिवसेना का नाम तो उसी दिन मिट्टी में मिल गया था जब महाराष्ट्र की धरती पर महाराष्ट्र की पुलिस के सामने संतों की हत्या हुई थी। तो अब ये फर्दर अब क्या मिट्टी में मिलेगा? हाँ, ये हो सकता है कि भाई कल को अगर भगवान ना करे ऐसा हो कि इनका उद्धव ठाकरे, उनकी पत्नी या इनमें से किसी लोग को भी किसी भी लैंड स्कैम में, किसी भी स्कैम में अंदर जाना पड़े तो खाना वाना लेकर जाया करेंगे अंदर।